सो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सेमेस्टर 1 एग्जाम बोलो या आपके एंड तक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बोलो। वन शॉट आईएमपी चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके वन शॉट आईएमपी में हम ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस अब बन सकते हैं। तो सारी बातें मैं इस आईएमपी में कवर कर दूंगा, तो आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो को देख सकते हो अपना समय बचाने के लिए। तो लेट्स बिगिन। दूसरी बात है कि टेलीग्राम की और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और सेमेस्टर एग्जाम मतलब सेमेस्टर 1 एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर थे उनके सबकी लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी है। तो जाके उन सारे लिंक्स को फॉलो करके अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वन शॉट आईएमपी। देखो बहुत समय क्या होता है, जो थोड़े इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे हम इग्नोरेंस डालते हैं, बराबर कि नहीं। हियर लुक एट दिस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके मैंने आंसर अगर आपको दे रखे, अगर आपके पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं हो, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर द मटेरियल इज गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर वो होता है जिसका लो रेजिस्टेंस होता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता है उसको हम गुड कंडक्टर की कैटेगरी में डालते हैं, और जिस कंडक्टर का या जिस सब्सटेंस का मटेरियल का हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंसुलेटर या बैड कंडक्टर की कैटेगरी में डालते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंडेक्स क्वेश्चन, वो भी अगर आईएमपी है तो वो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद पता चला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो इंडेक्स से पूछे गए एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ठीक है। फिर ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं कि डायग्राम दिया रहता है और पहचानो डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है और कौन सी चीज कौन से प्रिंसिपल पे कौन से फिनोमिना पे काम कर रही है। लुक एट दिस। तो अगर हम मैं पहले ए फिगर्स की बात करूँ तो ए फिगर में पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि इस फिगर में क्या क्या बताया हुआ है। तो इस फिगर में एक टेलीविजन का सेट है, एक फायर प्लेस है, एक लैंप लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारी चीजें कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो लैंप हो गया, आपका फायरप्लेस हो गया, ये सब काम करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो भी गर्मी तैयार होती है, जो भी हीट तैयार होती है, उनके ऊपर ये चीजें काम करती है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर कभी कभी बी में अगर आप देखोगे फैन है, तो ये फैन कौन से चीज पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस वर्क्स ऑन द magnetic effect of electric current. And there is another one is electric belt. It is also work on the magnetic effect of electric current. Yeah, you can say that electromagnetism. So this is things that that can be asked in your examinations with the help of figures. तो फिगर्स पूछे जाएंगे एंड फिगर्स के बेस पे कुछ सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ए बी सी डी, उसको देख के आपको आंसर करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये वन शॉट आईएमपी में बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा काम की होगी। फिर है करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। किसी भी कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो होता है एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम बोलते हैं करंट। तो ये फॉर्मूला एज इट इज आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है। फिर यहाँ पे हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा वी आई इंटू टी। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमेरिकल्स, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस आप जरूर करके जाना। फिर हीट का एक और फॉर्मूला है, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के आना है। ओके। आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट होता है वॉट। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको पूछा है इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर, हाउ कैन वी राइट मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर को कैसे लिखा जाता है? तो मैकेनिकल पावर को लिखा जाता है वर्क अपॉन टाइम, और इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा जाता है हीट या एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। आप बोल सकते हो एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला लिख सकते हो। दिस इज व्हाट इंटेक्स क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को बहुत ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, और करंट को बहुत ज्यादा रुकावट जब मिलती है तो करंट हीट में, करंट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने रेजिस्टर लगाया है, हीट प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू द करंट, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है करंट के वजह से, एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना।
आगे बात आती है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग द हाई रेजिस्टेंस आर यूज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अच्छे से गर्मी प्रोड्यूस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, कॉइल मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ द निक्रोम। कौन सी कॉइल इस्तेमाल की जाती है? जो कॉइल निक्रोम मेटल की बनी होती है, यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रेजिस्टर। वाइल टंगस्टन वायर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, बिकॉज जब भी उसमें से करंट जाता है तो वहां पे हीट वायर गेट्स द हीटेड एंड इट्स इमिट द लाइट। तो वायर हीटेड हो जाता है, वायर में गर्मी जैसा फील होता है, और वायर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। और इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, लाइट इमिट होती है, और वो विजिबल लाइट होती है। दैट्स वाई वो हमारे लिए एक जरिया करती है, सोर्स का काम करती है, जिससे हम दूसरी चीजें देख पाते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फंडा? तो वो इस्तेमाल होता है हीटर कुकर के अंदर, उसके अंदर निक्रोम मेटल का इस्तेमाल होता है, और टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, सो दैट वो लाइट प्रोड्यूस कर सके। तो ये सब ध्यान रखना। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्यूज वायर के ऊपर। फ्यूज वायर किस तरीके से काम करता है? फ्यूज वायर क्या होता है कि जब भी ड्यू टू द फॉल्ट इन द इक्विपमेंट ऑफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स वे। देखो क्या होता है, जब भी आपके घर में मान लो ये लाइव वायर है, लाइव वायर मतलब जिसके अंदर हाई पोटेंशियल करंट है, और ये आपका न्यूट्रल वायर है जो लो पोटेंशियल करंट पे है, लो पोटेंशियल पे है। जब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अचानक से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब किसी भी वायर में से करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत पैदा होती है, और गर्मी पैदा होने की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और एक तरीके से आग लग के वो वायर पिघल जाता है और घर की सारी लाइटें बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्यूज खुद खराब हो जाता है और घर के सारे दूसरे इक्विपमेंट को बचा देता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप अच्छे से इसको रीड करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा है यहाँ पे 1 यूनिट। हम बोलते हैं ना कि बिजली का बिल कितना आया, तो कोई बोलता है मेरा 60 यूनिट बिल आया इस टाइम, 60 यूनिट जले। कोई बोलता है मेरा 100 यूनिट जला, कोई बोलता है मेरा 200 यूनिट जला। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का एनर्जी होता है, और उसका यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर्स। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर्स। और उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि फ्यूज के डायग्राम आप देख लो, इस फ्यूज के डायग्राम को देख लो। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपको एग्जाम पेपर में फ्यूज के दो डायग्राम दिए होंगे और बोलेंगे पहचान कौन। तो आपको लिखना दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। क्या काम आता है इसका? इसका काम आता है कि जब भी ज्यादा करंट आ जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए, तो शॉर्ट सर्किट को क्लोज करने का, सर्किट को ओपन करने का, सॉरी ओपन करना मतलब सर्किट पूरे तरीके से रुक जाता है, और बाकी घर के इक्विपमेंट आपके खराब नहीं होते हैं इस केस में। फ्यूज के जगह पे आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स दैट इज कॉल्ड एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी एक ऐसा फ्यूज है जहाँ पे कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है, फिर हम उसको मैन्युअली ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट फ्यूज के बारे में जिस पे क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आप थोड़े बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल्स आपको एक बार देख लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सीधे के सीधे आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आपको मैथ्स का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करना है। आगे और भी इम्पोर्टेंस है, धीरे धीरे बात करेंगे। मैं आज कोई वीडियो में गाई नहीं कर रहा हूँ। आई होप सो अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने सारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। मैंने एक देखा है कि लड़के लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लड़कियां करती नहीं है। मे भी जलन हो सके कि हमें आगे रहना है, उनको आगे नहीं पहुंचाना है, बट शेयर करो जल्दी से, लड़कियां भी शेयर करो, लड़के भी शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर कम से कम 200 लाइक तो आने चाहिए, इतना काम तो आप कर सकते हो, ज्यादा डिमांड नहीं है मेरी आपसे। फिर है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल के मदद से किसी भी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो उस वायर के अक्रॉस क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन काम हो जाएगा आपका। क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वापस से मैं बता देता हूँ। या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा स्टेट राइट हैंड थंब रूल, ओके। दूसरा पूछा जा सकता है कि डायग्राम आपको दिया रहेगा और एक्सप्लेन, डायग्राम का नाम क्या है, तो डायग्राम शो कर रहा है राइट हैंड थंब रूल को, और बोला जाएगा कि स्टेट दैट रूल। तो वो जो भी रूल होगा आपको उसको स्टेटमेंट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल आप जरूर पढ़ लेना।
फिर हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वापस से वही क्वेश्चन कि अगर ये डायग्राम आपको आ जाए और क्या किया रहेगा, इन कुछ जगह पे बॉक्स करके दे देंगे। मान लो इस जगह पे आपको बॉक्स दिया और आपको ये फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो सबसे मेन काम है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्या काम है? फोर्स ऑन द कंडक्टर। मतलब मैं समझाता हूँ, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हो, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वापस बोल रहा हूँ, वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरीके से क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन का पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब आपका करंट का डायरेक्शन आप मिडल फिंगर के अराउंड रखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस तरफ आप क्या रखोगे, उस तरफ आप रखोगे अपना पॉइंट फिंगर। और जिस डायरेक्शन में आपका नेचुरली थंब रहेगा, वो डायरेक्शन हो जाएगी उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका आप ध्यान रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे आपको एक तरीके से मदद करता है इलेक्ट्रिक मोटर को समझने में, कि इलेक्ट्रिक मोटर की कॉइल कैसे रन करती है। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेट होने वाली कॉइल का डायरेक्शंस को समझाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इसको भूलना नहीं। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सबसे और इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर आपको करना है मतलब करना है। इलेक्ट्रिक मोटर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर की स्प्लिट रिंग को देखोगे तो वो दो हिस्सों में बटी हुई है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही होगी। और याद रखना, इलेक्ट्रिक मोटर, वो प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से सुन लेना मैं जो बोलने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर, बराबर, वापस सुनना, और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बराबर। इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सा? डीसी वाला। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी वाला। देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी वाले का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, इनका डायग्राम लगभग सेम दिखता है। बस फर्क क्या मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पे बैटरी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पे बैटरी होगा, और इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी वाले में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जनरेटर में करंट जनरेट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट दैट करंट। ओके, तो इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान ख्याल रखना है। नहीं तो ये डायग्राम आएगा और आप, मतलब डायग्राम आया इलेक्ट्रिक जनरेटर का, और आपसे सिर्फ ये वाला देख के, ऊपर का फिगर आपने देख के, इतना हिस्सा देख के आप बोल दोगे दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहां पे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आंसर इतना लिख के आओगे, इतना समय बर्बाद भी होगा और आंसर मार्क्स 0 मिलने वाला आपको। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है या इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लुक एट दिस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो ये फिगर दिया उसका नाम बताओ, दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर, उसका काम बताओ। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो बताना है आपको। तो ये सारी बातों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से इसको रखना है। इसमें फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि कार्बन ब्रश का क्यों इस्तेमाल किया जाता है और हाउ डू दिस वर्क, और कार्बन ब्रश कैसे काम करता है, कार्बन ब्रश किसका बना रहता है। तो उसका आंसर भी आपको आना चाहिए, उसका आंसर मैंने आपको लिख के दिया, आप उसका प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देने वाला कौन था? फेराडे। शो दैट द इलेक्ट्रिक करंट के मदद से इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। घूमती हुई मैग्नेट के मदद से, मूविंग मैग्नेट के मदद से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस, जनरेट किया जा सकता है। दिस इज गिवन बाय द फेराडेज। फिर बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर के बारे में शॉर्ट नोट आपको पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, एक तरह का ये काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे। देखो क्वेश्चन वापस देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं आजकल बोर्ड्स वाले। डायग्राम दिया रहेगा, पूछेंगे नाम बताओ, गैल्वेनोमीटर। पूछेंगे काम बताओ, क्या काम है? टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट है, मौजूद है या नहीं, या छोटे मोटे करंट को माप तोल करने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना। ठीक है,
व्हेन द स्मॉल करंट इट कैन बी मेजर अप टू 1 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। और ये इसमें आपको पता है ना, गैल्वेनोमीटर में ऐसा एक वायर, ऐसा एक एरो रहता है, वो एरो आगे पीछे मूव करता है। ये कितना मूव करेगा, रोटेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास हुआ है। ठीक है, तो इतने बातों का आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कि फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन होता क्या है। तो फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। वो बोलता है कि व्हेन एवर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल, किसी भी कॉइल के अलोंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ इंडक्शन, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना वापस से, किसी भी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो पास हो रही है उसको चेंज करना भी बहुत जरूरी है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को आप बार बार चेंज करवा रहे हो, तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट का इंड्यूस होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इंड्यूस करंट, एंड इसको को बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में क्वेश्चन ये आता है कि फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमने बोला कि किसी भी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर रहे हो, बराबर। अब उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, उसका पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट बताता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस। तो फेराडेज लॉज में करंट का डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कौन से फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है हमारा पॉइंट फिंगर। हम क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में घुमा रहे हो आप, उसका पता कौन करता है, थंब। और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आपको बताता है मिडल फिंगर। तो इसका आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना। 3 रूल है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और थंब वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस आपको बढ़िया से करके जाना है। अब आपको बात करना है कि जो अल्टरनेट करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्स, मतलब वो 1 सेकेंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी इट इज बेनिफिशियल है टू हैव द एसी फॉर्म एज इट रिजल्ट फॉर मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब भी करंट को एक जगह से दूसरे जगह पे वायर की मदद से ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको एसी के फॉर्म में, मतलब मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जहाँ पे करंट बन रहा है, और यहाँ पे मेरा छोटा सा घर है जहाँ पे करंट मुझे भेजना है। तो मेरे घर में जो करंट यहाँ पे आएगा इसका एसी फॉर्म होता है, बिकॉज जब भी करंट का ट्रांसफर हम जब करवाते हैं तो एसी फॉर्म में करवाने की वजह से उसका लॉस कम होता है। आप 11-12 में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ने वाले हो। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस काम के लिए आता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखेगा। आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखेगा। दो तरीके के इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, एक एसी वाला और एक डीसी वाला। वापस सुनना, एसी वाला और डीसी वाला। एसी वाले के अंदर आपको यहाँ पे दो रिंग दिखेगी, आपको यहाँ पे दो रिंग दिखेगी। और डीसी वाले के अंदर आपको जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक सिंगल रिंग होती है, वैसी आपको सिंगल रिंग दिखेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक सिंगल रिंग दिखेगी डीसी वाले में, और फिर आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिखेगा। ठीक है, और बाकी ऊपर का सेटअप सेम रहेगा। तो इस तरीके से डीसी जनरेटर एसी जनरेटर का फर्क देखना आप लोग। क्वेश्चन एसी का पूछा है कि डीसी का पूछा है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको डीसी जनरेटर के बारे में भी दी हुई है, ज्यादा फर्क नहीं है। एसी के अंदर यहाँ पे दो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और डीसी के अंदर ध्यान रखना इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट रिंग का। आई थिंक यहाँ पे मैंने मार्किंग की होगी, अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज द करंट इज फ्लोइंग इन डायरेक्शंस। आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ओके देखो मिल गया। दिस स्प्लिट रिंग इज यूज इन द इलेक्ट्रिक मोटर to to achieve this split ring is fixed in the axle like a split ring is fixed in the electric motor। तो यहाँ पे है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। डिफरेंस भी देख लेना कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा डायग्राम ऑफ द डीसी जनरेटर एक्सप्लेन द हाउ डीसी करंट इज ऑब्टेन।
इसके बारे में आप पढ़ना ज़रूर। बाकी तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन में मार्किंग की, ये क्वेश्चन तो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना ही है। बाकी आपको बाकी सब क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें आप कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है? बाकी मैंने बता दिया है कौन से क्वेश्चन, देखो ये वाला, ये डायग्राम जो दिया ना, ये डायग्राम देखो, एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा हुआ है, मतलब ये कौन-सा है? ये डीसी जनरेटर है, ये मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक, आप ये रिंग को देख के आप सोचोगे ये इलेक्ट्रिक मोटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में भी स्प्लिट रिंग ही होती है। बट आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बैटरी लगा होगा तो ये मोटर है, और यहाँ पे एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो ये जनरेटर है, ठीक है? इतना ध्यान रखना। बाकी एक ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर करना, न्यूमेरिकल्स मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, बाकी आप सब करना ही है। और बाकी ऐसे क्वेश्चन डायग्राम पूछ के यूज़ बताओ, नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो आई होप सो मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये सेशन भी आपको अच्छे से पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, अभी हीट चैप्टर का भी आईएमपी देना बाकी है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। बहुत सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है, इंपॉर्टेंस का भी लिंक दे रखा है मैंने, तो आप उनको मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। नमस्कार।